स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 7 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहां से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बैंक एग्जाम हुए, एसएससी एग्जाम्स हुए, रेलवे के एग्जाम्स हुए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को अपना स्वास्थ्य जो बीमा है वो खुद परचेज करना पड़ता है डिफरेंट कंपनियों से, जो कि आप लोगों की हेल्थ को इंश्योर करता है। और इस समय जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जहां पर कोविड-19 काफी ज्यादा आउटब्रेक होता जा रहा है, वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी बन गया है। ऐसे में राजस्थान की जो सरकार है उसने अभी हाल ही में अपना बजट 2021-22 पेश किया है, जिसमें कि उन्होंने एक समिति बनाई है जिसे कैशलेस मेडिक्लेम योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम दिया गया है। और उसके तहत इस राज्य के सभी नागरिकों का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है, जिससे कि अगर कोई भी बीमारी उनको होती है, अगर कहें तो पैंडेमिक, अगर जो कोविड-19 है उसके तहत ही अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो उसका इलाज सरकार मुफ्त में करवाएगी। इसमें बहुत सारे लाभ दिए गए हैं, जो कि कह सकते हो आप लोग की सरकार ने परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपए तक का 1 सेकंड में आप लोगों को नई स्लाइड पे समझा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या लाभ है इसमें, ये भी आप लोग याद रखिए। 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा योजना दिया गया है, जो कि वार्षिक स्वास्थ्य बीमा है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। 1 अप्रैल से इसके पंजीकरण शुरू हो जाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के नागरिकों के लिए इस समय पर अवेलेबल है। आगे चल के हो सकता है बाकी के राज्य भी इसे अपनाएं और सभी लोग ऐसा करें। हाल फिलहाल ये राजस्थान में मौजूद है। अस्पताल में आप लोगों के भर्ती होने से लेकर ओपीडी, पहले अगर जांच करवाई जा रही है, वो दवाएं, या फिर आप भर्ती होते हैं, किसी भी तरह की आपकी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, आप कई दिन अगर हॉस्पिटल में रहते हैं तो, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक आपका पूरा का पूरा खर्चा, खाने पीने का, दवाई का, सब चीज का सरकार इसका खर्चा उठाएगी। और इसी के मतलब यही है मुफ्त बीमा योजना जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि यह कहां पर दिया जा रहा है, राजस्थान की सरकार द्वारा। अब राजस्थान के बारे में बात चलिए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग याद रखिएगा, जिनका नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? कालराज मिश्र। तो ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? देखो, ट्यूलिप एक तरीके से एक फूल होता है, और ये जो है जम्मू कश्मीर में इसका एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा ने किया। मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा वहां के उप राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब ये होता क्या है ट्यूलिप फेस्टिवल? दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर एक पर्वत है, जबरवन पर्वत। वहां पर बहुत सारी किस्म के फूल खिलते हैं। लगभग अगर मैं कहूं 15 लाख से भी ज्यादा और 64 से भी ज्यादा तरह तरह के 15 लाख से भी ज्यादा तरीके के और 64 से भी अधिक ज्यादा मतलब तरीके के वहां पर पेड़ मौजूद हैं, फूल मौजूद हैं, वो जो कि उसको काफी ज्यादा सुंदर बनाते हैं। और एक तरीके से वहां पर एक फेस्टिवल लगता है, जो कि बड़े बड़े मतलब बहुत सारे देशों के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि वहां पर वो आए और देखें। ये एक 5 दिवसीय होता है। अक्सर ये 25 मार्च के आसपास लगाया जाता था, लेकिन जो इस समय कोरोना वायरस की चीजें चल रही है ना, कोविड-19 की जो पैंडेमिक चल रहा है, उसकी वजह से ये अब 3 से 7 अप्रैल में लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये सिर्फ फूल वगैरह ही नहीं है, साथ साथ कश्मीरी जो पेंटिंग्स हैं, वहाँ का जो लोक संगीत है, उसका भी प्रदर्शन किया जाता है इसमें। तो अगर आप लोग जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये फेस्टिवल होने वाला है। ये काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में किसे बीसीसीआई के एसीयू का प्रमुख चुना गया है? अब ये एसीयू क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एसीयू होता है एंटी करप्शन यूनिट। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि बीसीसीआई की एक एंटी करप्शन यूनिट है, जो कि भ्रष्टाचार निरोधक इकाई,
जैसे हम हिंदी में अगर मैं बताऊं तो भ्रष्टाचार निरोधक इकाई है, और उसके प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है शब्बीर खंडवाला जी को। शब्बीर खंडवाला जी अब बीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख बनेंगे, जो कि जो एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ना, हाल फिलहाल काफी ज्यादा जो खेल को लेकर काफी छवि खराब होती जा रही है, कि बहुत सारे खिलाड़ी पैसे लेकर रिजल्ट्स बदलते हैं, मतलब फील्डिंग खराब करते हैं, और खिलाड़ियों को पैसे देने की कोशिश की जाती है, और उन सबको ठीक करने के लिए, इन सब चीजों से निपटने के लिए, इन सब चीजों का निपटारा करने और सही से रिजल्ट निकालने के लिए शब्बीर खंडवाला जी को अब बीसीआई के एसीयू के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये किसकी जगह लेंगे, ये अजीत सिंह जी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया है। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी शब्बीर खंडवाला जी के बारे में, तो इनका पूरा नाम है शब्बीर हुसैन शेखामंद खंडवाला, और ये 1973 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और इससे पहले ये गुजरात के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में भी काम कर चुके हैं, और ये जब 2010 में वहां से रिटायर हुए थे, तो उसके बाद ये एसआर समूह के साथ विशेष सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं, और साथ साथ केंद्र सरकार की जो लोकपाल की खोज थी ना, उसकी समिति में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि बीसीआई के एसीयू के रूप में किसे चुना गया है, किसकी नियुक्ति की गई है, या किसका वहां पर अपॉइंटमेंट किया गया है, तो वो है शब्बीर खंडवाला जी का। बाकी देखो, बीसीआई के बारे में बात चली है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, तो ये चीज आप लोग जानते ही होंगे, बीसीआई की फुल फॉर्म जो है। अब बीसीआई का सचिव कौन है, सचिव है इस समय पर जय शाह। बीसीआई के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट, वो है सौरव गांगुली, और जो इस समय पर आईपीएल भी होस्ट करवा रहे हैं। आईपीएल इस बार कहाँ हो रहा है, भारत में ही हो रहा है, पिछली बार कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था, यूएई में हुआ था, ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी बीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बीसीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना की गई थी कब, हाँ 1928 अप्रोक्स, हाँ इतने में ही स्थापना की गई थी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में संपन्न हुआ मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये किसने जीता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूं, तो ये जीता है ह्यूबर्ट हरकच ने। ह्यूबर्ट हरकच ये एक पोलैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जेनिक सिनर, चूंकि जिनको की एक इटली के खिलाड़ी हैं, उनको हराकर ये अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है। हरकच अपने देश के, ये जो ह्यूबर्ट हरकच हैं, ये अपने देश के पहले मास्टर्स खिलाड़ी हैं, जो मतलब जिन्होंने इतना बड़ा, ये अपने जीवन का इतना बड़ा खिताब जीता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, बात करें अगर राफेल नडाल के बारे में, तो ये भी टेनिस के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। अब देखो, मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात चली है, तो मैं आप लोगों को टेनिस से रिलेटेड मतलब 4 बहुत बड़े, मतलब जो सबसे बड़े होते हैं ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4 हमारे मतलब यहाँ पर आप लोगों को याद रखने होते हैं कि टेनिस टूर्नामेंट 4 होते हैं, बहुत ही मेन होते हैं, जिनको आप लोगों के जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में भी बन जाते हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। टेक मी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, ठीक है, फिर होता है यूएस ओपन, ठीक है, और इनका क्रम भी होता है। ये चीज आप लोग ये क्रम भी आप याद कर सकते हैं कि कब होता है, कैसे होता है, कब कब होता है, ठीक है, तो क्रम भी होता है इनका, तो वो चीज भी आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे उससे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे यही क्रम होता है। ये होता है जैन एंड फेब के आसपास, ठीक है। फ्रेंच ओपन होता है आपका मई जून में, विंबलडन होता है आपका जुलाई अगस्त में, और ये होता है यूएस ओपन, ये होता है आपका अगस्त से सितंबर में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को इस बार के विजेता याद रखने हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर मैं बात करूं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, सॉरी एक सेकेंड ना, जगह कर लेता हूं मैं, यहीं पर आप लोगों को लिखकर दिखा दूंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है ये आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड में जगह कर लूँ यहाँ पर थोड़ा मिटाकर इसको। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार का जीता है, हाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार का जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, ये पुरुष में जीता है। और अगर हम महिलाओं की बात करें, तो ये जीता है सोफिया केनन ने,
तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2020 के विनर हैं जो आप लोगों के इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, फ्रेंच ओपन किसने जीता? ये जीता है राफेल नडाल ने, और ये लगातार 8वीं बार जीता है इन्होंने अपना। ठीक है, और महिलाओं की बात करें तो ईगा स्विएतेक, ठीक है, नाम आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, स्विएतेक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी विंबलडन की बात करें तो इस बार का विंबलडन जो है वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि पैंडेमिक काफी ज्यादा फैला हुआ था, कोरोना वायरस काफी ज्यादा फैला हुआ था, तो इसी वजह से इस बार का विंबलडन रद्द कर दिया गया है। यूएस ओपन की बात करें तो डोमिनिक थियम इन्होंने ये जीता है। और अगर महिलाओं की बात करें तो नाओमी ओसाका, ये आप लोग याद रखिएगा। देखो ये 4 विनर हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। अगर आप याद रखोगे तो आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। ये आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। साथ साथ देखो एक सवाल और बन जाता है, वो भी मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ। कई बार पूछा जाता है कि इनमें फर्क क्या है, मतलब टेनिस तो खेला जाता है, इनमें फर्क क्या है? ये फर्क है कि इनके मैदानों का फर्क है। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। मतलब यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले वाले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये इनमें फर्क है जो आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम में कई बार सवाल बन जाता है, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है ना हमारा, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और उसके रूप में अब जस्टिस NV रमणा को नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? ये शरद अरविंद बोबड़े यानी कि जस्टिस SA बोबड़े की जगह लेंगे। देखो ये हैं अब, ये जो अब बनेंगे वो हैं जस्टिस NV रमणा। ये देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ओके, और इन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में मुख्य जो न्यायाधीश हैं SA बोबड़े, उनकी जगह लेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। साथ साथ मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बता देता हूँ कि आखिरकार भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं, उनका रोल क्या होता है। देखो ये भारत में सबसे बड़े जज यही होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस यही हैं। और इनको लगभग मैं बात करूं तो 2,80,000 के आसपास सैलरी दी जाती है। साथ साथ इनको अभी जो इनका जो कार्यकाल है ना, ये 2026 तक चलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो अगर मैं बात करूं इनको नियुक्ति के बारे में, तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इनके जो कार्यों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ संसद जो हमारा संविधान है ना, उसकी गरिमा को बनाए रखने में काम करते हैं। मतलब अगर किसी भी कानून पर या किसी भी बात पर अगर कोई फैसला लेना है तो उसके खिलाफ अगर आप लोगों को रिट फाइल करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना एक टाइम पर अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, तो फिर उपराष्ट्रपति उनकी जगह कार्यभार संभालते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा दे दें या फिर कुछ भी अगर उनके साथ हो जाए, तो उनकी जगह फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के रूप में मतलब कार्यरत कर सकते हैं, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया था कि ये कौन से नंबर के हैं। जो अभी वर्तमान में है ऐसे बोबड़े, ये 47वें नंबर के हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट बचता है तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होंगे चीजें, आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा देखकर। अगर पसंद आया तो देखो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।